हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो लेक्चर था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में और इनकी इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं और ये कैसे कंप्लीट होती हैं, कैसे प्रोसीड होती हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होने के लिए केमिकल चेंज होना ज़रूरी होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि चेंज कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं चेंज क्या हो सकते हैं। तो फिजिकल चेंज हो सकता है और केमिकल चेंज हो सकता है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा चेंज क्या होते हैं। चेंज जो होता है, चेंज में एक्चुअल में फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, इनको हम ऐसे क्लासिफाई कर लेंगे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। फिजिकल चेंज में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। यहाँ पर कोई भी एक जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय होकर या डिकम्पोज होकर या एसोसिएट होकर ऐड होकर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, बल्कि पुराने प्रोडक्ट जैसा ही रहता है, लेकिन इसमें कभी कभी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। तो इसमें हम कुछ चेंजेस यहाँ पर लिख रहे हैं जो फिजिकल चेंज के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल चेंज के अंडर आएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं फिजिकल चेंज में, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकंड है जैसे वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। मेल्टिंग इन आइस तो सॉलिड में भी वाटर रहेगा और मेल्टिंग के बाद लिक्विड में हो जाएगा, तब भी वाटर है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम इवेपोरेशन में देखेंगे तो इवेपोरेशन में लिक्विड में भी H2O है और वेपर में भी H2O ही रहता है। तो इवेपोरेशन या वेपोरेशन ऑफ वाटर ये कह सकते हैं। या इसी को हम लोग एक और हम देख लेते हैं जो आपको देखने में लगेगा कि ये केमिकल चेंज है, लेकिन एक्चुअल में वो फिजिकल चेंज है। जैसे हम डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कह सकते हैं। तो डिसोल्यूशन, डिजॉल्व होने के बाद एक्चुअल में जो शुगर है वो जब भी क्रिस्टल फॉर्म में है तो सॉलिड है तो वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी, क्रिस्टल फॉर्म में है। लेकिन अगर जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो रहता शुगर ही मॉलिक्यूल है, लेकिन वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वहाँ पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब उसमें ना ही कोई पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ना ही किसी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं थर्ड जो चेंज होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। तो ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है, ETC। ऐसे कई चेंजेस हो सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं टेयरिंग ऑफ पेपर है, या इसी में कटिंग ऑफ वुड है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है। तो ये सभी जितने चेंज होंगे ये सभी फिजिकल चेंज के अंडर आ जाएंगे। याद रखना है फिजिकल चेंज में कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, पुराने प्रोडक्ट में ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि किसी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बस चेंज हो सकती है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा है। अब हम लोगों ने देखना है हम लोगों को कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज कई टाइप से हो सकते हैं। केमिकल चेंज में या तो उसका कलर चेंज हो सकता है, या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या तो उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज में एक्चुअल में किसी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, फॉर्मेशन
ऑफ अ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें ये चेंज जो होते हैं कई टाइप से हो सकते हैं, मतलब जो हमने बताया, जैसे हम लोग कहेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तब भी चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चेंज इनमें स्टेट भी चेंज हो सकती है, जैसे कोई प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस है तो हम लोग इसमें देख लेते हैं केमिकल चेंज में आ जाते हैं। जैसे एक जो सिंपल एग्जांपल है उसमें हम लोग ये देख लेते हैं, कुकिंग ऑफ फूड है, तो कुकिंग ऑफ फूड भी एक क्या है, कुकिंग ऑफ फूड भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। और जैसे हम लोग कहते हैं बर्निंग ऑफ चारकोल कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ चारकोल कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ वुड कह सकते हैं या चारकोल कह सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर कह सकते हैं, वुड एंड पेपर, ऐसे कर लो, वुड एंड पेपर। केमिकल चेंज में और भी ऐसे आ सकते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन में है, तो न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस की रिएक्शंस में है, तो ये भी एक क्या है, केमिकल चेंज है, न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशंस ETC। ऐसे चेंज जो होते हैं इनमें न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और पुराने बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ऐसे चेंज जो होते हैं वो केमिकल चेंज कहलाते हैं। इनमें और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम लोग अभी चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की हैं और क्या होती हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का केमिकल रिएक्शन। हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस को हम 3 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 3 टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उनमें हम देख लेंगे कि केमिकल रिएक्शंस हम किन टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एक्सप्लेनेटरी मेथड, एक्सप्लेनेटरी मेथड। दूसरा होता है वर्ल्ड इक्वेशन, या एक्सप्लेनेटरी मेथड कह सकते हैं, रिएक्शंस कह सकते हैं। दूसरी होती है वर्ल्ड रिएक्शन, और जो थर्ड होती है उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं, इसको हम केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब इनके किस टाइप से किनको हम इस एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हम लोग देखते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं एक्सप्लेनेटरी मेथड में। एक्सप्लेनेटरी मेथड्स ऐसे मेथड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई केमिकल रिएक्शन मान ली, यहाँ पर A + B से C + D बनता है, तो हम इसमें हमने ये हाइपोथेटिकल रिएक्शंस मान ली है, तो हम इसमें एक्सप्लेन करके भी कह सकते हैं कि A कंबाइंड विथ B या रिएक्ट विथ B टू गिव्स C + C एंड D। तो ये एक्सप्लेनेटरी मेथड है। जबकि वर्ल्ड इक्वेशंस में हम लोग क्या कहेंगे, इनके प्रोडक्ट के ये जो एरो होता है इसके राइट साइड पे हम लोग ये लिखते हैं रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, रिएक्टेंट। और यहाँ पर ये एरो है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट कहलाते हैं, प्रोडक्ट। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो वर्ल्ड इक्वेशंस में अगर हम लोगों को देखना है कि अगर हमने जिंक की रिएक्शंस HCl से करा दी है, हम लोगों ने ये रिएक्शन सॉल्ट में पढ़ रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक क्लोराइड मिल जाएगा प्लस H2 मिल जाएगा। अभी हम लोग इनकी बैलेंसिंग देख लेते हैं, तो बैलेंसिंग में 2 मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमें इनको वर्ल्ड इक्वेशन में लिखना है तो यहाँ पर जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो मेथड कहलाता है, ये वाला मेथड कहलाएगा केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस कहलाएगा। और जबकि अगर हम इसी को वर्ड में लिख देते हैं, यहाँ पर जैसे जिंक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स, यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन
गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इसको हम लोग, ये जो हमने ये मेथड लिखा है, इसको हम लोग वर्ड रिएक्शंस बोलते हैं। वर्ड रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि हमने इन पे यहाँ पर किसी भी टाइप के सिंबल्स यूज नहीं किए हैं, केमिकल्स के सिंबल या एलिमेंट के सिंबल यूज नहीं किए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस हो जाती हैं। तो ये किसी भी रिएक्शंस को एक्सप्लेन कितने टाइप से किया जा सकता है ये है। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस के टाइप पे ऑन द बेसिस ऑफ द हीट के लिए कहा जाएगा। तो रिएक्शंस दो टाइप की हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ऐसे ही समझ लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट को हम लोगों को सप्लाई करना पड़ता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। इसको नोट कर लें, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे। देखते हैं केमिकल्स रिएक्शंस हैं तो उनको हम दो टाइप से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग बेसिस पे है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में हीट सप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पर याद रखेंगे, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पर हम लोगों को हीट सप्लाई करनी पड़ती है। अगर हम हीट सप्लाई करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये रिएक्शंस कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कहलाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमें हीट रिएक्टेंट को देनी पड़ती है, तब वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट, तो यहाँ पर हम लोगों को हीट लिबरेट होगी या हीट हमें मिलेगी प्रोडक्ट साइड। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस कहलाएगी, ये कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात आपको याद रखना है। जनरली इनको हम लोग कैसे देख लेते हैं, जैसे जिस बीकर में हम लोग रिएक्शंस करा रहे होते हैं, अगर हमें उसमें प्रोडक्ट पाने के लिए या प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें उस बीकर को हीट करना पड़ता, मतलब हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तो ऐसी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। हमें उस बीकर को या जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, हमें उस चैम्बर को या टेस्ट ट्यूब को या बीकर को गर्म करना पड़ता है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आ जाएंगे। और जबकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जिस बीकर में या टेस्ट ट्यूब में या चैम्बर में रिएक्शंस होती है, तो वो गर्म हो जाता है या हीट लिबरेट होती है, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब, बीकर या चैम्बर वो गर्म हो जाता है। तो उनके बेसिस पर ये दो रिएक्शंस हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, जिनमें हीट सप्लाई करनी होती है, और जबकि एक्सोथर्मिक में हमें हीट लिबरेट होती है या रिलीज होती है। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें रिएक्शंस में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के देखने से पहले हम लोग एक बार बैलेंसिंग पे बात कर लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, या रिएक्शंस के लिए कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रिचर, जिन्होंने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो वर्ड है वो यूज किया। क्योंकि हम लोग इसमें एक दो बैलेंस रिएक्शंस देखेंगे, तो देखते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट हैं रिचर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टोकियोमेट्रिक
कोफिशिएंट वर्ड का यूज किया। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं जो हम लोग बैलेंस इक्वेशंस में यूज करते हैं। यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मीन्स है मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट। एक्चुअल में जो बैलेंस रिएक्शंस है वो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमें रिलेशन बताता है कि इसमें कितने मोल रिएक्टेंट यूज होंगे। अब ये कंसंट्रेशन भी हो सकती है, मोल में भी हो सकता है, मास में, वॉल्यूम में, किसी में भी हो सकता है। तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिलेशन में बताता है कि हमें कितना ज़्यादा कंज्यूम होगा, कितना प्रोडक्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शंस है, जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन के कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन में। तो कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन में आप ये जानते हैं कि अगर हम हाइड्रोकार्बन को, अगर मेथेन को बर्न करते हैं, CH4 है, CH4 को जब भी बर्न करते हैं तो बर्न करने में हमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अब यहाँ पर इसको हम बैलेंस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर इसमें हिट एंड ट्रायल रूल लगता है, या और एक दो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको हम ऐसे नॉर्मल बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है प्लस वाटर मिलता है। अब हमें इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, मतलब इनके हमें जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे उनको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीजन देखना है, 2 है तो यहाँ पर 2 है, बल्कि यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, कितने ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेंगे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो हाइड्रोजन को हमें 4 करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो हमें यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के 4 कर दिए। अब यहाँ पर देखें कि ये रिएक्शंस बैलेंस हो रही है नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के 4, कार्बन के कितने हो गए, 1 और 1। तो ऐसे रिएक्शंस बैलेंस हो सकती है। या तो हम लोग एक इसके लिए हाइड्रोकार्बन के कंबस्चन के लिए, नॉर्मली कंबस्चन कोई भी हाइड्रोकार्बन्स में, तो हम लोग इसके लिए एक रिएक्शंस देख लेते हैं जिससे हम लोग रिएक्शंस ये बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोकार्बन में माना CXHY, यहाँ पर CXHY है, जहाँ पर X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 4 है। तो इसमें अगर हमें बैलेंस करना है तो X + Y/4 O2, X + Y/4 ये O2 यूज हो जाएगा और गिव्स XCO2, तो XCO2 + Y/2H2O, तो हम लोग ऐसे रिएक्शंस को भी बैलेंस कर सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन की कंबस्चंस की रिएक्शंस है। याद रखिएगा, कंबस्चन ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस को हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। जैसे इसी में हम लोग मान लें मेथेन का है तो X की वैल्यू 1 है और Y की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर X + Y/4, 1 + 4/4 का मतलब 2 O2 आ जाएगा। XCO2 मतलब 1 CO2 आ जाएगा। Y/2H2O मतलब 4/2H2O मतलब 2H2O हो जाएगा। तो ये ऐसे भी बैलेंस हो सकती है। अब हम लोग इसको अगर टैली करना है तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो हाइड्रोकार्बन के कंबस्चंस की रिएक्शंस आपको बैलेंस मिल जाती हैं। अब हम लोग एक देख लेते हैं, जैसे अमोनिया है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 अब हम लोगों ने पहले से इसको स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने बैलेंस कर रखे हैं। तो ये हमें एक्चुअल में ये प्रूफ करके देगा कि जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट बन रहा है, जितना रिएक्टेंट यूज हो रहा है उतना प्रोडक्ट हमें इसमें मिल रहा है। जैसे N2 का है तो N2 के 1 मोल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो 28 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 × 1 तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें 2 × अमोनिया कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 और +3 तो ये 17 हो जाएगा। तो 17 यहाँ पर 28 + 6 कितना हो जाएगा, 34, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 34। अब चाहे मोल्स में लो चाहे ग्राम्स में, तो ग्राम्स में हम लोग ले लेते हैं क्योंकि हमने इनका मॉलिक्यूलर मास लिया है। तो यहाँ पर भी 34 ग्राम्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये रिएक्शंस क्या है, बैलेंस है। जितना प्रोडक्ट यूज हो रहा है उतना रिएक्टेंट, या जितना ये रिएक्टेंट यूज हो रहा है उतना ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ऐसे ही ये भी रिएक्शंस है जिनको हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं।
मीथेन और ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के इक्विवेलेंट होगा, और इनमें जो रिएक्शंस में हीट का जो चेंज होगा या एंथैल्पी का चेंज होगा वो रिएक्शंस में हीट के फॉर्म में मिल जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम लोग ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स में इनकी रिएक्शंस पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहली जो रिएक्शंस होगी वो हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। और जबकि जो सेकेंड टाइप का हो जाएगा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो जाएगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप जो है आ जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इसमें देख लेंगे जो थर्ड टाइप होगा फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोग मार्कर ज़रा चेंज कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जबकि जो फोर्थ टाइप होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमें इन टॉपिक्स पे हम लोगों को डिटेल डिस्कशन करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो हम लोगों को इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें टू या मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड होकर प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे सिंपली हम ये कहें कि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि A प्लस B से कंबाइंड होकर हमें प्रोडक्ट C मिल रहा है। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट, और ये हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, या इसी को हम लोग प्रोडक्ट की जगह पर यहाँ पर देखो, क्योंकि हमने जो दो रिएक्टेंट लिखे हैं इनके बीच में हमने प्लस साइन लगाया है, जबकि हम इसी में क्या करते हैं A और B मिल रहा है, तब भी ये A और B में क्या हुआ, प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, क्योंकि इनमें हमने साइन, ये अलग अलग कंपाउंड्स हैं और यहाँ पर ये क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो कंबाइंड होके हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट A भी दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका एक जो केमिकल रिएक्शंस है उसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO को अगर हम वाटर से रिएक्शंस करा देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम रिएक्शंस करा देते हैं वाटर से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaOH के होल ट्वाइस में। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इनको ये कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक एग्जाम्पल है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और इससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे हम लोग और डिस्कशन करते हैं। तो इस चार्ट को हम लोग रफ करके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे हम अभी डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं
हम लोगों ने एक एग्जांपल देख लिया है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पे हम लोग बात कर रहे थे। फर्स्ट नंबर लिख लो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग एक एग्जांपल देख चुके हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये रिएक्टेंट में एलिमेंट और एलिमेंट भी हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं, और कंपाउंड कंपाउंड दोनों रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने कहा है Na प्लस Cl2, तो यहाँ पर हम 2NaCl ऐसे कर लें, कंबाइंड होके ये बना देता है 2NaCl। तो यहाँ पर ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, इससे हमें कंपाउंड मिल रहा है। तो ये भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन की रिएक्शंस है। अगर हम लोग कहेंगे कि अगर एक रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, तब भी हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, या कंपाउंड कंपाउंड हो सकते हैं। तो ऐसे इसमें ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट अगर दोनों एलिमेंट फॉर्म में है तो हमें ये रिएक्शन से याद रखनी है, और अगर इसमें एक रिएक्टेंट होगा कंपाउंड में या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं तो याद रखो। जैसे ये कहेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम ऑक्सीजन से कंबाइन कराते हैं, तो यहाँ पर ये बना देता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इनके हमें 2 मोल्स यूज कर लेने होते हैं। तो यहाँ पर ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, कंपाउंड, और ये भी क्या है, कंपाउंड है। तो हम लोगों को ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एलिमेंट भी कंबाइंड हो सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकते हैं, कंपाउंड भी कंबाइंड हो सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड दोनों कंबाइंड होंगे, जिसमें हम ये कहेंगे CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड है, इससे हमें मिल जाता है CaCO3। तो इस टाइप से हम लोगों को देख लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करने पर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। तो ये नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, और नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं कुछ और कॉम्बिनेशंस की रिएक्शंस। जैसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, है ना, NH4Cl। तो इसमें देख लेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनिया की अगर हम HCl से रिएक्शंस करा देते हैं, अमोनिया की NH3 प्लस HCl, तो यहाँ पर जो कंबाइंड होके हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो हम लोगों को मिल जाते हैं NH4Cl। तो ये अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अमोनियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। ये अमोनिया है, अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ये रिएक्शंस मिल जाती हैं। या हम लोग एक दूसरा एग्जांपल और मान लेते हैं। यहाँ पर A है और हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल B मान लिया। अगर हमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी कम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, SO3, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ लिख लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें रिएक्शंस क्या होगी, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड की हम रिएक्शंस वाटर, या सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को हम वाटर में फ्लो कर देते हैं तो हमें H2SO4 मिल जाता है। हमें H2SO4 यहाँ पर मिलेगा, हमें H2SO4। एक्चुअल में इसके लैब में बनाने का प्रिपरेशन जो मेथड है वो अलग है, डिफरेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलते हैं ये एडिशन से मिल जाते हैं या कम्बिनेशन से मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है, इसको नोट कर लें। अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशंस की, वो देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसमें हम Na2O प्लस वाटर,
Na2O प्लस वाटर को जब भी हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर हमें NaOH मिल जाता है, 2 मोल्स ऑफ NaOH मिल जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो मेटल हैं इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए हम लोग इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, है ना। जो फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल्स हैं वो एल्कली मेटल्स हैं, जो पीरियोडिसिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं आयरन प्लस सल्फ़र को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो फेरस सल्फेट बना देता है। फेरस सल्फेट बनाएगा, दोनों सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, FeS, ये भी सल्फ़र सॉलिड है, आयरन सॉलिड, सल्फ़र सॉलिड और FeS भी सॉलिड होता है। इसका नाम होता है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड मिल जाता है हम लोगों को। याद रखिएगा यहाँ पर आयरन है और सल्फ़र। तो यहाँ से हम लोगों को ये आपको जो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस, डबल डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस मेथड के या जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।